Hey everyone, so here we are back with another video from a chapter of Mughal Empire. तो बेसिकली अभी हम लोगों ने मुग़ल एम्पायर के अंदर एक इसका फाउंडेशन समझ लिया था कि ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो बेसिकली किस मैनर के अंदर स्ट्रक्चराइज हुआ है ना। इसके अंदर के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर लिया था और हमें अच्छे से पता है कि बाबर से लेकर के जो औरंगज़ेब वाला पीरियड जो रहा हुआ है वो किस तरह से रहा हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, हम लोगों ने इनका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी लास्ट वीडियो के अंदर समझ लिया था कि जो ये मुगल्स थे वो किस तरह का ट्रेडिशन एक्सेप्ट करते थे सक्सेशन के अंदर, है ना। तो आपको अच्छे से पता है कि ये बड़े बेटे वाली रूल में एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनको जो लगता था कि जो सबसे ज़्यादा केपेबल होगा उसको हम अगला राजा बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि मुगल का रिलेशन क्या है अदर रूलर्स के साथ में। सी यार, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाई है। ठीक है, कि अब जैसे आप भी क्लास के अंदर बैठे हो तो आपका भी तो एक होता है ना, अपने दोस्तों के साथ आपकी ट्यूनिंग होती है, बॉन्डिंग होती है। तो अब इन्होंने भी बेटा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था और वो भी 300 से 350 ईयर्स के बीच में, मतलब काफ़ी लंबे 300 साढ़े 300 साल तक इन्होंने इस पूरे एम्पायर को चलाया है। तो इनकी भी कुछ ना कुछ थियोरीज बहुत अच्छी होगी जिसकी वजह से इन्होंने इतने लंबे टाइम के अंदर, मतलब जहाँ इंडिया तो बोला जाता है ना कि इतना बड़ा कंट्री है तो इसको कोई भी इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो पूरी सारी जो चीज़ें हैं, मतलब इतनी बड़ी कंट्री को इन्होंने किस तरह यूनाइट करके रखा है वो हम लोगों को पूरा समझना है कि इनका क्या रिलेशनशिप जाता है हमारे यहाँ के दूसरे राज्यों से जो नेटिव राजा होते हैं। तो जो मुग़ल रूलर्स थे एक्चुअली आपको पता है, मतलब स्टार्टिंग से इन्होंने क्या किया है कि जैसे ये आए इन्होंने एक एरिया को अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब धीरे धीरे क्या करते थे, अपने आसपास के एरियाज़ को ये एक्सपैंड करते थे। ठीक है, अब जैसे इसको एक्सपैंड करने का मतलब आप कैसे समझोगे, यहाँ देखो समझो कि जैसे मानो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पूरा इंडिया है ना, ये पूरा इंडिया है और इस पूरे इंडिया में से मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा मेरे पास है। ठीक है, पूरा इधर वाला अगर मैं एरिया समझती हूँ तो ये पूरा मेरे पास में। अब क्या होता है कि इसके पास में एक छोटा सा एम्पायर होता है, ये यहाँ पे एक छोटा सा एम्पायर होता है। मतलब ये हमेशा जनरली उन्हीं पे अटैक करते थे जो इनसे थोड़े बहुत छोटे हुआ करते थे। मतलब पावरफुल होंगे तो ज़्यादा खून खराबा होगा, है ना। तो जनरली क्या करते थे, ऐसे छोटे छोटे एम्पायर्स देखते थे और उनके ऊपर अटैक करते थे। ठीक है, और उनको भी फिर अपने एरियाज़ के अंदर इंक्लूड करते थे और फिर ये पूरा एरिया किसके अंदर आ जाता था, मुग़ल एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपको इनका डिप्लोमेटिक जो चीज़ है वो आपको ये समझनी है कि कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। मतलब पहले उसके पास ये मुग़ल पर्चा पहुँचाया करते थे, परचम पहुँचाया करते थे कि आप इस मतलब ऑर्डर पहुंचाया करते थे कि आप जो क्या करो कि मुगल्स के साथ मतलब आकर के ज्वाइन हो जाओ। पर फिर जो मना कर देता था उनके अगेंस्ट ये कंटिन्यू कैंपेन वगैरह करता है। देखा ना मालवा वगैरह प्लेट्यू पे भी हम लोगों ने पिछले में देखा था। और कितने सारे सिख होम्स और जो सिसोदिया राजपूत थे उनके अगेंस्ट कंटिन्यू रिवॉल्ट करते जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, है ना। पर अब इनके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ थी, मतलब हमेशा किसी से लड़ाई कर करके, मतलब अब जहाँ चीज़ होती है ना कि तलवार बहुत पावरफुल होती है, हमें पता है कि तलवार हमारे पता है बहुत अच्छे से ज़्यादा बहुत पावरफुल होती है। पर अगर हमें किसी कपड़े को स्टिच करना है तो वहाँ हम तलवार से कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं ना, वो पूरे कपड़े को फाड़ देगी। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि जो ये कंटिन्यू कैंपेन जो होता है वो हर बार अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अदर देन मिलिट्री कैंपेन मुगल ऑल्सो हैड सम डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन्स के अलावा हमेशा लड़ाई नहीं करके उनके पास कुछ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज भी हुआ करती थी, उन्होंने उसको यूज़ किया है अपने एक्सपेंशन के लिए। तो बताओ कौन सी डिप्लोमेटिक, दिमाग में आता होगा ना कि क्या मैम क्या डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज की है। अब देखो समझना कि आपके क्लास में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, मतलब ये एक पर्सन ए का ग्रुप है, एक पर्सन बी का ग्रुप है। अब पर्सन दोनों इलेक्शंस में खड़े होने वाले, इलेक्शन किसके, क्लास मॉनिटर के लिए। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है कि थोड़ा सा पर्सन ए ना पावरफुल है, तो बी क्या करता है, वो सबसे दुश्मनी नहीं करता है। बी थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करता है और वो सबको ये बोलता है कि यार मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो सब उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और जितने भी लोग पहले ए के साथ थे अब वो सारे कहाँ चले जाते हैं, बी के ग्रुप में। तो बी ने सबसे लड़ाई नहीं करी, सबको डराया धमकाया नहीं, जिनको वो डरा धमका के अपने पास ला सकता था उनको तो वो ले आया, और जिनको वो दूसरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर सकता था, है ना, थोड़ी डिप्लोमेटिक डबल डू पॉलिसी वाली जो चीज़ें थी, तो उनको अगर वो उनसे इन्फ्लुएंस कर सकता था तो उसने चॉकलेट पार्टीज़ वगैरह का लालच दिया और उन्हें अपने तरफ
कर लिया। ठीक है, बहुत सारे अभी आपने इलेक्शंस में भी देखा होगा, है ना, लोग क्या करते हैं, कैश दे देते हैं, मिठाइयाँ वगैरह भेज देते हैं नेता वगैरह, है ना, लोगों के घर पे, और उसके बाद में वो उनसे वोट ले लेते हैं। तो मुगल्स ने भी यही किया था बेटा। एक तरीका तो उनके पास क्या था कि जो बात नहीं मान रहा है उस पर अटैक करो और उसको अपने एम्पायर के अंदर ले आओ। और बहुत से लोग तो ऐसे थे जो मतलब इंडिया के राजा जो थे बेटा वो डरपोक नहीं थे, है ना। ठीक है, आप आगे देखोगे, एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलंट्री। ठीक है, वॉलंट्री मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने आकर के ज्वाइन कर दिया था। अब जैसे आगे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि मुगल्स ने सबसे पहले तो क्या किया था, जो उनकी बात नहीं मानता था उन पर अटैक किया और उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। पर इवन बहुत से बार उन्होंने क्या किया था बेटा, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी कि भाई हर चीज़ को हम लोग डरा करके धमका करके तलवार का यूज़ हम हर जगह नहीं कर सकते, है ना। उन्होंने बहुत सारी दूसरी स्ट्रैटेजीज़ को भी यूज़ किया और उसके थ्रू अपना एरिया जो है एक्सपैंड किया। जैसे अब अगर आप समझोगे कि भाई और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज़ में क्या हो सकता है, तो बेटा डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज़ में क्या होता है कि मुग़ल रूलर्स जो थे, ठीक है, वो आपस में मतलब जितने भी इंडिया के जो लोकल दूसरे अदर रूलर्स थे उनके साथ इन्होंने शादियों का, मैरिजेस का टाइप बनाना स्टार्ट किया। अब जैसे होता क्या था, ठीक है, समझो कि मुगल्स जो थे वो धीरे धीरे पावरफुल हो चुके थे, है ना। बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे कि अब उन्हें लग रहा था कि यार पावरफुल तो हम है नहीं, अब इनके अंदर सरेंडर तो कर देते हैं। ठीक है, पर सरेंडर भी, क्योंकि अब अगर हम इनके साथ लड़ेंगे तो हम इतनी लड़ाई वगैरह नहीं कर पाएंगे और हम हार जाएंगे, वैसे भी खून खराब होगा। पर इसके बदले में भी और क्या होता था, अब इनको डर भी होता था। अब जैसे मैं अगर मुगल के साथ जाऊंगी तो मुझे एक बार के लिए कहीं डर भी होगा ना कि मुगल्स का क्या भरोसा, कल को मुझे ही हार्म पहुंचा दें। तो अब यहाँ हम लोग मतलब ऐसी चीज़ें क्या यहाँ पे स्टार्ट होने लगी कि यहाँ पे शादियों के ऐसे रिलेशंस बनाए गए। तो अब कम से कम चाहे वो मुगल रूलर कितना ही ख़राब हो, जहाँ उसका खुद का ससुराल है वहाँ जा कर के तो वो लड़ाई नहीं करेगा, है ना। तो बस यही चीज़ें आपको समझाएगी। जैसे अब आपको एग्जाम्पल दिया गया कि मुगल के एक रूलर जो थे उनकी राजपूत जो रूलर थी, है ना, उससे उनकी शादी, मतलब राजपूत प्रिंसेस जो थी वो उनसे शादी हुई थी। जैसे जो मदर ऑफ जहांगीर जो थे, ठीक है, वो कछावा की वो प्रिंसेस थी, ठीक है, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर मॉडर्न डे जयपुर। द मदर ऑफ शाहजहाँ वॉज अ राठौड़ प्रिंसेस डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जोधपुर की वो थी, है ना। जोधाबाई, हरकाबाई, आपने ये नाम सुने होंगे। एक्चुअली वो तो उनको जोधाबाई बोला जाता था, बाकी अकबर की जो प्रॉपर्ली वाइफ थी उनका नाम था हरकाबाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि इनके बीच में क्या था, एक अलग अलग से डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज़ का भी इन्होंने यूज़ किया था और उनका यूज़ करके इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को एक्सपैंड किया था, अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया था। ठीक है, मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव हाई पोजीशन। अब एक थोड़ा सा अच्छा था मुगल्स के साथ में कि इन लोगों के साथ एक बहुत अच्छी इनकी स्ट्रैटेजी थी। आप खुद सोचो कि आप 350 ईयर्स तक अगर ये रूल अपना मेंटेन करके कर पा रहे हैं तो इनकी पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो इनके साथ सबसे अच्छी चीज़ जो थी कि ये क्या करते थे, स्पेशली हम लोग अकबर वगैरह की ड्यूरेशन की बात करते हैं, अकबर हुआ, शाहजहाँ हुआ, जहांगीर हुआ, इन लोगों के डिप्लोमेट्स फिर भी अच्छे थे, उसके बाद में अच्छे नहीं थे। इन लोगों के इन्होंने क्या किया है कि जो इवन इनके साथ लड़ाइयों में हार जाता था, ठीक है, उसको भी ये लोग ह्यूमिलेट नहीं करते थे, उसको बोलते थे कि ठीक है तुम तुम्हारा एम्पायर चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम तुम्हारा एम्पायर चलाओ, पर तुम क्या करोगे, हमारे अंडर में काम करोगे। तो इनका एम्पायर भी बढ़ जाता था और अगले को भी लगता था कि ठीक है मुझे भी सेफ्टी मिल रही है, क्या दिक्कत है ना। तो इस तरह के इन्होंने डिप्लोमेटिक चीज़ें इन्होंने फॉलो करने की कोशिश करी। तो इन्हें बेटा ऐसा नहीं था कि हर जगह से सपोर्ट ही सपोर्ट मिलता आ रहा था। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली इस चीज़ के अंदर, तो यहाँ क्या हो रहा है समझो, यहाँ क्या हो रहा है कि ये पूरा मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर था। तो अब राणा महाराणा प्रताप की जो बात आती है, पूरे मुग़ल एम्पायर में ये जो ऑरेंज से जो आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये आता था महाराणा, ये चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है बेटा, तो यहाँ आते थे महाराणा प्रताप सिंह। अब बात क्या होती है कि जब पूरे, अब देखो आसपास के पूरे एरियाज़ में देखो केवल मुग़ल एम्पायर, मतलब इनको अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर डायरेक्शन से ये मुग़ल एम्पायर से घिरे हुए। पर जब इनको बोला गया कि आप मुग़ल एम्पायर के साथ ज्वाइन हो, तो बोलते नहीं, कर लो तुम लड़ाई, मैं तो तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं हूँगा। अब इनको लगता है ना कि यार खुद के साथ भी होती है, खुद की एक वैल्यू भी होती है कि हम मुगल्स को क्यों एक्सेप्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुगल्स थे वो फॉरेन इन्वेडर्स थे हमारी कंट्री में, तो ये एम्पायर हमारा है और हम खुद इसको भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस थिंकिंग, और उन्होंने इस मुग़ल एम्पायर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और इन्होंने खूब लड़ाइयाँ करी होती है और इस एरिया के अंदर इन्होंने मुग़ल एम्पायर को आने नहीं दिया होता है काफ़ी टाइम तक।
ठीक है। पर मतलब सबके साथ आपको अभी तक बेसिकली समझ के आया कि सबके साथ एक अलग अलग तरह का रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। बहुत से लोग जो थे उन्होंने मुगल एम्पायर को एक्सेप्ट कर लिया था, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, चाहे वो मतलब लड़ करके कैसे भी करा हो, या कभी कभी खुशी से एक्सेप्ट किया हो मैरिजल टाइज वगैरह के अगेंस्ट। ठीक है। पर बहुत अभी हम लोगों ने जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बात किया, सिसोदिया राजपूत के बारे में मैंने स्टार्टिंग से बताया, मेवाड़ के जो थे उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया मुगल अथॉरिटी को लंबे पीरियड तक। महाराणा प्रताप जो थे उनको हमेशा लगता था कि यार ठीक है ना, क्यों करूँ मैं एक्सेप्ट, मैं खुद भी तो यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो स्टिल मुगल्स वे सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द एम्पायर। महाराणा प्रताप ने उनके अगेंस्ट काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह करी है, पर फिर भी ठीक है, ये क्या करते हैं मतलब अगेंस्ट खुद ही फिर भी लड़ते रहते हैं मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। तो स्टिल मुगल्स वे सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एम्पायर, मतलब फिर भी उनका एम्पायर जो है वो इतना बड़ा फैल जाता है ना। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग से आपको बता रखी कि यहाँ टिप से लेकर के टो तक अगर हम बात करें, पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें मुगल एम्पायर ने कंट्रोल किया हुआ है। तो ये क्या था, क्योंकि इनके पास एक यूनिक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी थी, और वो यूनिक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी थी वाज आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। अब आर्ट ऑफ बैलेंसिंग क्या होता है, हमें ये समझना कि जैसे मानो पर्सन ए और पर्सन बी की लड़ाई हो रही है। पर्सन ए अभी अपन ने देखा था कि वो हार जाता है, तो पर्सन बी क्या करता है, उससे ऐसा नहीं ट्रीट करता कि वो लूज़र लूज़र लूज़र, ऐसे ना बोल करके उसे ये बोलता है कि चल भाई कोई नहीं, आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ काम कर ले, तेरी पावर्स तू रख ले, तू एंजॉय कर मस्ती से। ठीक है। बस फाइनल लीडर कौन रहेगा, फिर भी पर्सन बी, मतलब फिर भी उनको इंसल्ट नहीं करते थे। मानो कि दो पर्सन में लड़ाई हुई तो वो पर्सन ए को इंसल्ट नहीं करते थे, उनको ह्यूमिलेट नहीं करते थे, और उनसे उनका एम्पायर छीनते नहीं थे। ठीक है। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स। अब जैसे वो जोधा बाई वाली जो स्ट्रैटेजी है वो तुमने अच्छे से सुनी होगी, अच्छे से पता होगा। तो बेटा वहाँ पे भी जोधा बाई का जो भतीजा था ना, जो भाई का जो बेटा था, ठीक है, मान सिंह जिसका नाम था, आपने सुना भी होगा। तो जब ये सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह हो गई थी, जब उन्होंने जोधा बाई हरका बाई से शादी कर ली थी, ठीक है, ठीक है, तो उन्हें फिर बाद में सपोर्ट वगैरह भी मिला था मान सिंह वगैरह से। अब जैसे क्या होता है, आप खुद भी देखो, जब हल्दी घाटी की लड़ाई होती है तो मान सिंह जो थे वो मुगल एम्पायर के तरफ से लड़ रहे थे, है ना। अब इन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनको हराने के बाद में उनको ह्यूमिलेट नहीं किया, उसको सूबेदार बना दिया, और सूबेदार बनाने के बाद में जो इसका ट्रस्ट भी मेंटेन किया, उनको ट्रस्ट भी दिया, उनको पावर भी दिया कि आप जा कर के लड़ाई करके आओ अगेंस्ट महाराणा प्रताप, है ना। ये पूरी लड़ाई वगैरह होती है। तो ये केयरफुल बैलेंस उन्होंने बनाया था कि जो आपने जिन्हें हरा दिया है, या तो आप चुपचाप मुगल पीरियड के मतलब मुगल डायनेस्टी के अंदर आ जाओ। अगर आप मुगल परचम को नहीं भी एक्सेप्ट करते हो, तो अगर आपकी लड़ाई होती है और इनकेस अगर आप हार भी जाते हो तो वो उनको ह्यूमिलेट नहीं किया करते थे। ठीक है। वो बोलते थे कि तुम्हारा किंगडम वगैरह आराम से चल रहा हो, पर किंगडम वगैरह चलाने किसके अंडर पड़ेगा तुम्हें, हमारे अंडर चलाना पड़ेगा, मतलब हमारे मतलब मुगल के अंदर आपको चलाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आप देखा आपने मान सिंह वाला, कि मान सिंह को जब हरा दिया था, पर फिर भी उसे क्या बना दिया था, सूबेदार बना दिया था अकबर वगैरह ने। तो मुगल रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं बेटा, तो बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग वॉज नॉट ह्यूमिलेटिंग, अपन ने ये भी अभी देखा था, बैलेंसिंग का था ना, पर बैलेंस बनाया था उन लोगों ने। ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ पर्टिकुलर इस डिप्लोमेटिक जो लॉ ऑफ बैलेंसिंग इनके बीच में था, उस डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी की वजह से मुगल्स ने काफ़ी अपना एम्पायर जो था वो बड़े में फैला दिया था। पर इसको बैलेंस रखना ऑल द टाइम वॉज नॉट ईजी। अगर आप देखोगे कि अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, या शाहजहाँ हुआ, ठीक है, इन्होंने तो फिर भी अच्छे रिलेशनशिप्स बना लिए थे। इवन बेटा पता है सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, मैं ठीक है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है जो मैं अभी बताने वाली हूँ, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि जब अकबर का ड्यूरेशन था तो उस टाइम पे, वैसे तो ये कौन थे, मुगल्स थे, है ना, मंगल डायनेस्टीज वगैरह, मंगल इनका रिलीजन वगैरह था, मुस्लिम रिलीजन था, तो इन्होंने हिंदुज़म को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, उन लोगों को बहुत परेशान किया था। ठीक है। जैसे आज, ठीक है, उनको क्या मतलब माइनॉरिटीज़ मान करके उनको काफ़ी परेशान करने की कोशिश की थी। पर स्पेशली ऐसा माना जाता है कि अकबर के टाइम पे उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो थोड़ी सी फेवरेबल रही थी हिंदूज़ के लिए। ओके। सो मतलब आपको ये चीज़ क्या समझनी है कि अकबर, जहांगीर वगैरह, जो शाहजहाँ वगैरह, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया है, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करी है। किसके साथ में, ये क्या बोलते हैं, हिंदूज़, या फिर अलग दूसरे जो क्या बोलते हैं, राजा वगैरह थे। इवन अब आगे शिवाजी वगैरह की इनकी भी देखोगे, अब इसमें भी क्या होता है, बट इट वाज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। कैसे, अब आपने शिवाजी वाली चीज़ें समझनी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, शिवाजी वाली स्टोरी में एक्चुअली क्या है कि औरंगज़ेब के टाइम पे, अब औरंगज़ेब का एम्पायर तो बहुत बड़ा था, है ना, तो शिवाजी ने एक्सेप्ट भी कर लिया होता है कि चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं
मतलब वो एक्सेप्ट करने आ रहे थे मुगल अथॉरिटी को। पर उस टाइम पे औरंगज़ेब को क्या लगता है, चलो चलो तो मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, वो शिवाजी को भी इंसल्ट करते हैं। तो शिवाजी फिर क्या करते हैं, उस टाइम तो आगरा से चले जाते हैं, दिल्ली से चले जाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि अब बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें। और फिर उन्होंने पूरा मतलब अब आप इस पूरे पॉलिसी को ऐसे समझोगे कि औरंगज़ेब क्या चाहता था बेटा, कि औरंगज़ेब जो अपना पूरा जो साउथ वाला बहुत गंदा बनाया मैंने ये पूरा जो साउथ वाला एरिया था उस पर ये चाहता था कि इस पर पूरा कंट्रोल किसका हो जाए, औरंगज़ेब का हो जाए। अब शिवाजी का खुद का एम्पायर महाराष्ट्र वगैरह का यहाँ आया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करी है अगेंस्ट, ठीक है। और इन्होंने फिर इस चीज़ को, औरंगज़ेब की इस पॉलिसी को और इस चीज़ क्या बोलते हैं कि ये जो इसका विजडम था ना कि मैं पूरे कंट्रोल कर लूँ, उस चीज़ को कभी भी सही फुलफ़िल होने नहीं दिया शिवाजी ने, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि बैलेंसिंग तो इन्होंने कोशिश करी है कि अलग अलग रूलर्स के साथ में बहुत अच्छे मैरिज के टर्म्स पे कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप उन्होंने बना करके अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश करी है, पर हर राजा ये चीज़ नहीं कर पाया था, ठीक है। पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब जो था वो तो बहुत ख़राब रही थी, ठीक है। जब शिवाजी, उन्होंने क्या किया, औरंगज़ेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि पूरा साउथ वाला एरिया जो था वो इनके हाथ से चला गया, ठीक है। तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया ना मुगल एम्पायर में, आपको समझना है मतलब वो टूटने क्यों लगा था। तो आपको समझ में आया कि पहले तो अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स थे, पर उसके बाद में ये रिलेशनशिप जैसे ख़राब होते जाते हैं तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूटता भी जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।